हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आपने जो डिस्कशन चल रहा था उसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए पिछले वीडियो में हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर अर्थ के कितने एलिमेंट थे, वहाँ पर वो डिस्कस किया था। उनकी वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पर कितनी होती है, वो सब डिस्कस हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे वर्ड्स और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर क्या है ऐसा टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को, भैया जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका बेनिफिट होने वाला है। भाई जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको देखोगे तो आपका रिवीजन कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक ये नए काम नहीं किया है तो जल्दी जल्दी नए काम कर दीजिए। तो आज का जो हम लोग टॉपिक लेके चलने वाले हैं वो टॉपिक है भैया वो मैग्नेटॉन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी, या इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या आप इतना कहो चाहे इतनी बड़ी हेडिंग कह दो, ठीक है, बात वही रहती है। लेकिन ये भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि डिफाइन बोहर मैग्नेटॉन, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये कभी कभी दूसरे बारे में पूछ लेते हैं कि डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों केस में करना एक ही है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे आपको पता है कि एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है उस इलेक्ट्रॉन को घूमने वाली ऑर्बिट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कितनी करंट फ्लो हुई है इलेक्ट्रॉन की वजह से, घूमने की वजह से, तो हम क्या ऐसे निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला हमको पता है, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, ये हमने करंट वाले चैप्टर में पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल टी। भाई जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और घूम के फिर यहाँ पे आ गया, तो जितना उसको टाइम लगा होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा, है कि नहीं। टी लिख दिया यहाँ पे। अब क्यू था, जनरल चार्ज मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लिख देंगे स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगाओ ना लगाओ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया है कि जो ई है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर आई निकल के आ गया। अब देखो जरा टी की बात कर लेते हैं, एज वी नो दैट जो टी है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2π/ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ये देखो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, देखो आपको पता होगा ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ठीक है, और f क्या होता है 1/t, तो वही आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये वैल्यू उठा के से पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू ई अपॉन 2π/ओमेगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इस लूप में फ्लो होने वाली करंट हमको पता हो गई। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नाउ मैग्नेटिक डायपोल
मोमेंट, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते थे, बता चुके हैं, फॉर्मूला होता है NIA। ठीक है, एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न 1 मान लो, तो यहां पर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पे n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर m इज इक्वल टू करंट E अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू एरिया भी तो रखना है, तो ये मान लेते हैं इस पाथ की जो चौड़ाई वो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2, पाई से पाई कैंसिल आउट, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। ये हो गया कैपिटल एम। भैया ये फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। अब ये तो हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो हमने निकाल दिया। हमको निकालना है बोहर मैग्नेट, तो 2 स्टेप और आपको आगे बढ़ना होता है, 2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन सा? देखो जरा, चलो इसे लिख देंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा बोहर्स पोस्टुलेट, क्योंकि बोहर का काम चल रहा है। देखो बोहर मैग्नेट्रॉन है, तो आप जब एटम वाला अभी तो मैंने तो पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो आगे चैप्टर्स में है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का मॉडल जब फेल हुआ था तो बोहर्स मॉडल आया था। बोहर्स ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे। उन्होंने कहा था भैया मेरा जो मॉडल होगा वो मेरे 3 पॉइंट पे वर्क करेगा। तो उन तीनों में से एक पॉइंट उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी ऑर्बिट होते हैं सब में नहीं घूमता है, केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। वो भी इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी घूमता है। बस यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाने वाले हैं, तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स रूल क्या हो जाएगा? MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। ठीक है, यहां पर जो MVR ये है एंगुलर मोमेंटम और n ये है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। h/2 पाई ये है उसका, h/2 पाई का पूरा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमको करना क्या है, क्योंकि v है लीनियर वेलोसिटी, यहां पे तो सर्कुलर में घूम रहा है तो v का तो कुछ काम है नहीं। तो यहां पर हमको क्या चाहिए? एक सर्कुलर में यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, यानी कि ओमेगा चाहिए। तो हमको पता है एज v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो हो जाएगा m आर ओमेगा, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा NH/2 पाई। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू NH/2 पाई m। ठीक है, तो यहां पर ये आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली, और ये वैल्यू हमको कहां पुट कर देना है? इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। इसको हम लोग इक्वेशन स्टार डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू NH/2 पाई m, ये वैल्यू हम क्या करें? यहां पर ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, पुटिंग इन इक्वेशन स्टार, बस ये वैल्यू यहां पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 1/2 E NH/2 पाई m। ठीक है, बस अब देखो कैपिटल M इज इक्वल टू n बाहर निकाल दो, H EH/4 पाई m इधर उधर कर दिया। देखो
N तो 1 2 3 4 होगा। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट, H 4 पाई ये सब कांस्टेंट, M क्या था भैया, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कांस्टेंट। तो इतना सारा का सारा भैया जो पूरा एक टर्म लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है। इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग म्यू बी से रिप्लेस करते हैं EH अपान 4 पाई M, और इस म्यू बी को ही कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहां तक आपको करना होता भैया। ये है भैया बोहर मैग्नेटॉन, यहां लिखे दे रहे हैं, ये है आपका बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये आपका, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, M इक्वल टू N म्यू बी। बस इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू यहां पे लिखे दे रहे हैं, म्यू बी यानी कि बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा, कि बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि म्यू बी इज इक्वल टू EH अपान 4 पाई M। ये वैल्यू लिखने के बाद आपको ये वाला वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर ये 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा करना पड़ता है। क्लियर, बहुत आसान था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। अब हम लोग क्या करेंगे, 2-3 वर्ड पढ़ने वाले हैं, उन वर्ड के मतलब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमको वो जब तक पता नहीं होगा तो उसके आगे वाले जो टॉपिक हैं वो फिर हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ वर्ड यहां पे लिखेंगे, उन वर्ड को समझेंगे। देखो, कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, इसको पढ़ना है हमको, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा वर्ड पढ़ेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे, इसको हम लोग म्यू आर से रिप्लेस करेंगे, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा वर्ड पढ़ेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको H ये पढ़ेंगे। चौथा वर्ड पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और लास्ट वर्ड और पढ़ेंगे इसी में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग जाई एम से पढ़ते हैं, कोई को काई पढ़ता है, कोई को जाई पढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 5 लिखे हुए हैं वर्ड, हमको इन 5 को ही पढ़ना है, इनके मतलब समझना है बस। ठीक है, देखो, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी भैया बताता है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलने की कितनी परमिट देता है। ध्यान समझिएगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो होता है ही वो बताता है कि ये मान लिया हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल ने अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने की कितनी परमिट दी है, तो ये बताता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। यहां पे जो बी है वो आपका फ्लक्स डेंसिटी भी लिख सकते हो,
मैग्नेटिक इंडक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, जो मन में आए। इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। H जो है वो है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। तो ये भैया इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, रिलेटिव परमिबिलिटी। अब ये करता क्या है, ये जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन एनी मीडियम और रिलेटिव परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, दोनों का कंपैरिजन बताता है, दोनों का रेशियो बताता है। देखो ये है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन एनी मीडियम और मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस का रेशियो है। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी है म्यू आर इज इक्वल टू बी अपॉन बी नॉट। चाहे ये फॉर्मूला बता दो चाहे ये फॉर्मूला बता दो, मतलब फ्लक्स डेंसिटी इन एनी मीडियम और फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, दोनों का क्या है, ये रेशियो है, ठीक है। बस यही बताता है। अब आते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जैसे सोलेनॉइड में अगर फॉर्मूला लिखे सोलेनॉइड का, जैसे मेरी ये सोलेनॉइड थी, ठीक है, तो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर था बी म्यू नॉट एन आई इनसाइड द सोलेनॉइड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। अब मान लेते हैं हमको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाना है, तो हम कौन कौन से फैक्टर चेंज करेंगे। भाई म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए या करंट बढ़ा दीजिए। मतलब ये दोनों जो टर्म हैं यही रिस्पॉन्सिबल है सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। क्लियर। यानी कि इसके अंदर मान लेते हैं ये कोई मटेरियल रखा हुआ है, ये कितने फोर्स को फील करेगा, ये दोनों मिलके ही इस पे एक फोर्स लगाएंगे। तो इसलिए वो जो फोर्स लगाएंगे वही फोर्स होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यही होता है H इज इक्वल टू एन आई, ठीक है। H इज इक्वल टू एन आई, एन और आई का जो मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, इसलिए इन दोनों को क्या कहा गया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये होता है भैया I इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन V, यानी कि कैपिटल M जो है वो आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जो V है आपका वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इंटेंसिटी। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए तो फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये वर्ड, ये चीज ये बताती है कि जो मैंने स्पेसिमेन या मटेरियल लिया था वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है। जो मैंने मटेरियल लिया था वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी स्टोर हुई, वो ये चीज बताती है, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या बताता है, ये चीज ये बताती है कि जो मैंने मटेरियल लिया था ये कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी बताती है कि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसकी परमिट ये देता है, कितनी परमिट दी है भैया पास होने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हो गया है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है कि कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हुआ है, कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हुआ है, ठीक है। देखो तो इसका जो फॉर्मूला होता है जाई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच।
यहाँ पर आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और एच क्या है आपका, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, सामने लिखा हुआ है सब। तो ये 5 जो वर्ड हैं, इन वर्ड की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये से मान लिया आ गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स आ गया, जब हमको मैग्नेटाइजिंग फोर्स ही पता नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे कि हाँ भैया ये चीज़ क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जैसे मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये ससेबिलिटी आ गया, तो हमको इसके बारे में नहीं पता होगा ये कि आखिर होता क्या है, तो कैसे माइंड में चीज़ें स्टोर होंगी, तो इसलिए इनको समझना भी जरूरी रहता है। ठीक है, बस एक और आपको रिलेशन बता दें, यहीं पर लिखे दे रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर के, यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में एक रिलेशन होता है। इसको ऊपर वाला लाइन मिटा दें, फिर लिखते हैं। वो रिलेशन भैया भी कभी कभी पूछ लेते हैं। रिलेशन होता है आपका म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में इतने रखते हैं, कम खाएंगे, सॉलिड खाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक डेरिवेशन छोटा सा पढ़ा, फिर 5 वर्ड पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि होते क्या, ये पढ़ेंगे। क्यूरी टेम्परेचर और हिस्टैरिसीस कर्व जो होते हैं ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। जो भी डाउट, जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो भी डाउट हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ये चैनल आप लोगों का ही है, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने बनाया है। तो इसको भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचे। तो इसके साथ ही भैया आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अब इसके साथ ही अपने साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, जो डाउट हो लगातार पूछते रहिए। इसके साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।